बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में नैना अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। नैना के माता पिता दोनों ही काम करते थे और काम के सिलसिले में अक्सर एक शहर से दूसरे शहर भी जाया करते थे। एक दिन शहर से लौटते समय एक ट्रेन हादसे में दोनों की मृत्यु हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ नैना अपने माता पिता के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसके माता पिता तो नहीं आते, बल्कि नैना के मामा और मामी आते हैं। अपने मामा मामी को देखकर नैना कहती है, मामा और मामी, आप दोनों अचानक? पापा और मम्मी तो अभी शहर से वापस नहीं आए। थोड़ी देर पहले कह रहे थे बस कुछ ही समय में आने वाले हैं। मैं उनका कब से इंतजार कर रही हूँ, लेकिन अभी तक नहीं आए। पता नहीं कहाँ रह गए। बेटा, हमें बहुत दुख हो रहा है तुम्हें ये बताते हुए कि तुम्हारे माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं नहीं मामा जी, कह दीजिए, ये सब झूठ है। मेरे मम्मी पापा मुझे इस तरह से अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। उन्होंने कहा था कि वे जल्द ही मेरे पास आएंगे और मेरे साथ घूमने जाएंगे, होटल में खाना खाएंगे, मुझे बहुत सारी शॉपिंग कराएंगे। मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकती। मैं मुझे इस तरह से अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। अब मैं मेरे माता पिता के बिना कैसे रहूंगी? मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वो मुझे इस तरह से नहीं छोड़कर जा सकते। इस तरह से क्या कोई अपने बच्चे को अकेला छोड़कर जाता है? अब मैं किसके सहारे रहूंगी? बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगी। मामा के इतना कहते ही मामी जमुना आग बबूला हो जाती हैं और वह अपने पति से कहती हैं, अच्छा, तो अपनी बहन की मृत्यु के बारे में सुनते ही तुरंत दौड़े दौड़े यहाँ पर इसलिए आए थे ताकि आप इस अनाथ और मनुष्य काली कलूटी बदसूरत लड़की को हमारे घर लेके जा सको। देखो जी, मेरे पहले ही 2 बच्चे हैं, उनका पालन पोषण करना मेरे लिए कितना मुश्किल हो जाता है। अब हमें इस अनाथ का भी पालन पोषण करना होगा। देखो, ये काली कलूटी हमारी बला से कहीं भी रहे, इतने सारे अनाथ आश्रम है, वहाँ जाकर रह लेगी। मैं अपने साथ इसे नहीं लेकर जाऊंगी। अपने रंग रूप में मेरे बच्चों को भी ऐसे ही कर देगी। यह तुम कैसी बातें कर रही हो? यह मेरी स्वर्गवासी बहन की बेटी है और मैं इसे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। जमुना अपने पति के सामने कुछ नहीं कर पाती और बेचारी नैना अपने मामा मामी के साथ उनके घर चली जाती है। नैना को देखते ही जमुना की बेटी दीप्ति और बेटा कृष्णा बहुत हंसते हैं। मम्मी, आप किस काली कलूटी बंदरिया को अपने साथ उठा कर लेकर आ गई? मुझे तो इसे देखकर बहुत हंसी आ रही है। देखो तो कितनी काली है बेचारी, अपने ऊपर कितना ज्यादा मेकअप लगाती होगी, तब भी ऐसी की ऐसी लगती होगी, बदसूरत की बदसूरत। कृष्णा, क्या तुम्हें हंसी नहीं आ रही? मुझे तो बहुत आ रही है। दीप्ति दीदी, मुझे भी बहुत हंसी आ रही है। मम्मी, आप बता नहीं रही कि काली कलूटी बंदरी आपके साथ कौन है? अभी तक आपने इसका हमसे परिचय नहीं कराया। बताइए तो, इसे आप कौन से कोयले की खान से उठा के लेकर आई है? कुछ नहीं बेटा, अब ये काली कलूटी हमारे साथ इसी घर में रहेगी और ये तुम्हारे पापा के स्वर्गवासी बहन की बेटी है। और तो सुन मनहूस, ये मत समझ लेना कि मैं तुझे अपने साथ अपने घर में लेकर आ गई हूँ तो तुझे मुफ्त में रोटी तोड़ने दूंगी, यहाँ रहने दूंगी। आज से और अभी से घर का सारा काम तू ही करेगी। किचन से लेकर झाड़ू पोछा करने तक, बर्तन साफ करने से कपड़े धोने तक सभी काम तुझे करना है, अगर रहना है तो, वरना मेरी बला से कहीं भी जाकर रह ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं काली कलूटी मनहूस कहाँ से गले पड़ गई। इसके माता पिता को भी अभी मरना था। बेचारी नैना की मजबूरी थी, वह यहाँ से और कहाँ जाती, इसलिए उसे मजबूरी में अपनी मामी की सारी शर्तें माननी पड़ती हैं और वह घर का सारा काम करना शुरू कर देती है। खाना बनाने से कपड़े धोने तक, स्त्री से लेकर घर की सफाई तक, और उसके बाद घर का सारा काम करती है। सुबह से लेकर शाम तक गधों की तरह काम करने के बाद वह सबके साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए जैसे ही बैठती है तो जमुना कहती है, ओ हेलो, क्या तो काली कलूटी हमारे साथ इस घर की नौकरानी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाएगी? तेरी औकात है? चुपचाप पहले हम सबको खाना खाने दे, उसके बाद अगर हमारे आगे का बचेगा तो उसे बाहर जो टूटा फूटा कमरा पड़ा है वहाँ ले जाकर खा लेना और वहीं पर सो जाना है। इस घर में सिर्फ तो काम करने के लिए है, इससे ज्यादा तेरी औकात नहीं। इनकी वजह से चुप हो, वरना कब का तुझे धक्का मार के निकाल देती मनहूस। अरे भाग्यवान, इस बेचारे के ऊपर इतना तो अत्याचार मत करो। सुबह से कितना काम कर रही है, अब सुकून से खाना तो खाने दो। मम्मी देखिए पापा किस तरह से इस काली कलूटी नौकरानी की साइड ले रही हैं। आपको
इस काली कलौटी पर बहुत प्यार आ रहा है तो ऐसा करती हूँ, मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके चली जाती हूँ और आप रहना अपनी स्वर्गवासी बहन की बेटी के साथ यहाँ पर ऐशो आराम से। मैं अब से पहले ही कह दिया था कि अगर ये मेरे साथ मेरे घर में रहेगी तो जैसा मैं रखूंगी वैसे ही रहना पड़ेगा। अब आप ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको अपने परिवार के साथ रहना है या फिर इस काली कलौटी मनहूस के साथ। मामी जी, आप लड़ाई मत कीजिए, आपका तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि आपने मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दी, वरना अकेली अब तक तो पता नहीं मेरा क्या हाल हो जाता। आप खाना खा लीजिए, मैं आपके आगे का बचा कुचा खाना खा लूंगी, आप चिंता ना करो, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। ऐसा कहकर नैना अपने आंखों में आंसू लेकर वहाँ से चली जाती है। बेचारे मामा भी कुछ नहीं कर पाते। ऐसे ही समय बीत रहा था। नैना घर का सारा काम करती और समय समय पर जमुना बेचारी नैना की बहुत पिटाई भी करती रहती और दीप्ति और कृष्णा भी नैना का बहुत मजाक उड़ाते, उसे काली कलूटी, बंदरिया, पता नहीं किस किस नाम से पुकारते। नैना यह सब पीड़ा सह रही थी सिर्फ इसलिए कि अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन दीप्ति अपनी माँ से कहती है, मम्मी शाम को मेरे जन्मदिन की पार्टी है और जब सब इस काली कलूटी को देखेंगे तो पूछेंगे कि ये कौन है, ये कौन है, तो हमारी कितनी इंसल्ट होगी। आप कुछ भी कीजिए, शाम को पार्टी में ये नहीं दिखनी चाहिए। दीप्ति और जमुना आपस में बातें कर ही रही थी, तभी वहाँ पर नैना चाय लेकर आती है और चाय नैना के हाथ से जमुना के हाथ पर गिर जाती है। तभी वह नैना की बहुत ज्यादा पिटाई करती है। जब उसका पिटाई करके पेट भर जाता है तो वह नैना से कहती है, मनहूस काली कलूटी बदसूरत, तुझे दिखाई नहीं देता? अगर तेरा रंग काला है क्या तुझे पूरी दुनिया भी काली नजर आती है? तुझे सब जगह अंधेरा ही नजर आता है, देख कर नहीं चला जाता? मेरा सारा हाथ जला दिया, मनहूस। सॉरी मामी जी, गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। मामी जी, मुझे आपसे कहना था कि आज दीप्ति दीदी का जन्मदिन है ना, तो मेरे पास कोई भी अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं है। अगर आप मुझे दीप्ति दीदी की कोई पुरानी फ्रॉक दे दे तो मैं उसे ही पहनकर पार्टी में आ जाऊंगी। पहली बात तो यह है कि मैं तुझे अपनी बेटी की कोई फ्रॉक नहीं देने वाली, और दूसरी बात तो मेरी बेटी की जन्मदिन पार्टी में नहीं आएगी। वहाँ पर इतने बड़े बड़े लोग आएंगे, जब वह तो जैसी काली कलूटी बदसूरत को देखेंगे और उन्हें पता चलेगा कि तू मेरी रिश्तेदार है तो मेरी कितनी इंसल्ट होगी। मेरी सोसाइटी में बहुत इज्जत है, इसलिए आज रात तू यहाँ नहीं रहेगी, अपना बंदोबस्त कहीं और कर लेना, कल सुबह आ जाना। ठीक है मामी जी, मगर मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, बस काम ही करे जा रही थी। अब आप मुझे मेरे हिस्से का खाना दे दीजिए। आज मैं पूरी रात सड़क पर ही काट लूंगी, सुबह वापस आ जाऊंगी जब पार्टी खत्म हो जाएगी और सब मेहमान चले जाएंगे। मम्मी, ये मनहूस काली कलूटी जब देखो भिखारियों की तरह मांगती रहती है। आज तो पार्टी है, सब कुछ बाहर से ही आएगा, घर में कुछ बना भी नहीं है। अब आप इस मनहूस को क्या देने वाली हैं? मैं तो कहती हूँ कल की जो भी सूखी रोटी पड़ी है उसे ही देकर भगा दीजिए, इससे पहले कि पिताजी घर पर वापस आ जाए, क्योंकि ये तो उनकी लाडली है ना, वह रोक लेंगे इसे। जमुना अपनी बेटी की बात मान लेती है और कल की बची कुची रोटी नैना को दे देती है और उसे अपने घर से निकाल देती है। बेचारी नैना वह रोटी लेकर निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे फटे पुराने कपड़ों में एक बूढ़ी औरत पेड़ के नीचे बैठी मिलती है। तभी नैना उनसे पूछती है, क्या हुआ अम्मा जी, आप क्यों रो रही हो? बेटा क्या बताऊं, बहुत समय से कुछ खाया नहीं है, भूखी हूँ, बस इसलिए रो रही हूँ कि मेरी किस्मत कैसी है कि मुझे 2 समय का खाना भी नसीब नहीं। अम्मा जी रोइए मत, ये लीजिए, मेरे पास अचार के साथ 2 सूखी रोटियां हैं, अगर आप इन्हें खा सकती हैं तो इन्हें खा लीजिए। आज रात में भूखी ही रह लूंगी, मुझे तो आदत है भूखे रहने की। बेटा तुम कितनी अच्छी हो, कितनी दयालु हो, तुम अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचती हो। तुम्हारा दिल तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, बिल्कुल सुंदर है, हमेशा खुश रहो। मगर बेटा तुम उदास क्यों नजर आ रही हो? अम्मा जी मेरी बहुत दुख भरी कहानी है। आपको पता है मेरे रंग रूप की वजह से बचपन से सब मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे, लेकिन जब मेरे माता पिता से जिंदा थे तो वह मेरा आत्मविश्वास गिरने नहीं देते थे। कहते थे रंग रूप से कुछ नहीं होता बेटा, इंसान की सुंदरता रंग रूप से नहीं दिल से होती है, और मेरी बेटी का दिल तो बहुत सुंदर है जो हमेशा सबकी मदद करती है। इस तरह वह मेरा आत्मविश्वास बढ़ाते थे। लेकिन उनके जाने के बाद मेरी जिंदगी में कठिनाइयां ही कठिनाइयां हैं। मेरी माँ भी मेरे ऊपर बहुत ज़बरदस्त अत्याचार करती है। आज तो उन्होंने हद ही पार कर दी, मेरे रंग रूप की वजह से अपनी बेटी की जन्मदिन पार्टी से भगा दिया ताकि किसी को पता न चले कि काली कलूटी उनकी रिश्तेदार है। अब आप ही बताइए
कि मेरी जिंदगी में कहाँ सुख है। अगर मैं उदास ना हूँ तो क्यों ना हूँ। बेटा, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं तो एक जादुई बुढ़िया हूँ और तुम अपनी परीक्षा में पास हो चुकी हो। तुमने अपने हिस्से का खाना मुझे दिया। आओ मैं तुम्हारी परेशानी दूर करती हूँ। जादुई सोने और चांदी के फ्रॉक के कुएं से तुम्हें जादुई सोने और चांदी के फ्रॉक देकर, जिससे तुम्हारी सब परेशानी मिनटों में दूर हो जाए। ऐसा कहकर वह बूढ़ी औरत नैना को अपने साथ एक कुएं के पास ले जाती हैं और जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक के कुएं से 2 जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक निकालती हैं और उन्हें नैना को देकर कहती हैं, बेटा, यह जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक के कुएं की फ्रॉक सिर्फ उन्हीं लोगों के काम आती है जो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, लालची नहीं होते। तुम भी इन दोनों जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक से लालच मत करना। जिस दिन भी तुम लालच करोगी उस दिन यह जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक गायब होने के साथ साथ तुम्हें बहुत बड़ी हानि भी पहुंचा सकती है। इसलिए ध्यान रहे कि लालच नहीं करना। अम्मा जी, मैं जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक से कभी भी लालच नहीं करूंगी और इनकी धन दौलत से सभी गरीब, अनाथ, परेशान लोगों की भी मदद करूंगी। आप चिंता न करो। तभी वह बूढ़ी औरत जादुई सोने और चांदी के कुएं की फ्रॉक देकर वहां से गायब हो जाती है और नैना जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक से कहती है, जादुई सोने की फ्रॉक तुम मुझे बहुत ज्यादा सुंदर बना दो ताकि कोई मेरे रंग रूप का मजाक ना उड़ा सके। और जादुई चांदी की फ्रॉक तुम मुझे एक महल जैसा घर दे दो जिसके अंदर किसी चीज की कोई कमी ना हो। सुंदर सुंदर ड्रेस, स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना, बहुत सारी धन दौलत, सब कुछ। नैना के इतना कहते ही जादुई सोने की फ्रॉक उसे बहुत ज्यादा सुंदर बना देती है। नैना खुद को इतना ज्यादा सुंदर देखकर बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ जादुई चांदी की फ्रॉक उसे एक महल जैसा घर देती है जिसके अंदर किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। उस घर के अंदर जाकर नैना स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाती है और एक हंसी खुशी जीवन बिताती है और अपने साथ साथ गाँव के सभी लोगों की भी बहुत मदद करती है। नैना का बहुत नाम होने लगा था। जब इस बात की खबर जमुना को लगती है तो वह आग बबूला हो जाती है। पता नहीं उस मनहूस के पास जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक कहाँ से आई, जिनकी वजह से इतनी ज्यादा सुंदर हो गई और इतनी ज्यादा अमीर भी पूरे गांव को सोना और चांदी बरसा रही है। मेरे होते हुए वह मनहूस इतना ज्यादा नाम नहीं कमा सकती और मेरी बेटी से ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती। वह जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक मैं चुरा कर लेकर आ जाऊंगी, फिर देखती हूँ कैसे करती है लोगों की मदद। ऐसा सोचकर एक दिन जमुना रात होने के बाद नैना के घर जाती है और वह जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक चुराकर अपने घर लेकर आ जाती है। और जैसे ही वह जादुई सोने की फ्रॉक दीप्ति को पहनाती है तो वह बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। और जमुना जादुई चांदी की फ्रॉक से धन दौलत मांगती है तो वह बहुत ज्यादा गरीब हो जाती है। अब जमुना के पास कुछ भी नहीं बचता, बेटी भी बदसूरत हो जाती है और वह बहुत ज्यादा गरीब भी हो जाती है। जमुना को उसके लालच और बुरे स्वभाव की सजा बहुत अच्छी तरह मिल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ नैना जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक से कभी भी लालच नहीं करती, बल्कि सभी परेशान, गरीब, अनाथ लोगों की मदद करती है, जिसकी वजह से वह एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में 3 बहनें पूनम, संध्या और वर्षा, तीनों बहनें अपनी माँ कलावती के साथ रहती थी। तीनों बहनें बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, लेकिन वह हमेशा दस्ताने पहने रखती थी। वह किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा सकती थी। अगर पूनम किसी चीज को हाथ लगाती तो वह चीज बर्फ की बन जाती और संध्या अगर किसी चीज को हाथ लगाती तो उस चीज में आग लग जाती और वर्षा अगर किसी चीज को हाथ लगाती तो मानो जैसे धरती पर भूकंप आ गया हो, सब चीजें बुरी तरह से हिलने लग जाती। इसलिए तीनों बहनें भूल कर भी अपने दस्ताने नहीं उतारती थीं। आज तीनों बहनों का कॉलेज में पहला दिन था। तभी तीनों बहनों की माँ कलावती तीनों से कहती है, मेरी प्यारी बच्चियों, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा समझदार हो, फिर भी मैं तुम्हें बताती हूँ, भूल कर भी कॉलेज में अपने दस्ताने मत उतारना। चाहे कोई तुम्हारे दस्तानों का कितना भी मजाक क्यों न उड़ाए, लेकिन तुम्हें दस्ताने नहीं उतारने। माँ, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हम साधारण सी तो लड़की हैं, फिर हमारे पास ये शक्तियाँ क्यों हैं? आज तक आपने हमें इसके बारे में नहीं बताया, आज तो आपको हमें बताना ही होगा। ठीक है बेटा, यह बात बहुत पुरानी है,
यह सब कुछ तुम्हारे पिताजी की वजह से हुआ। तुम्हारे पिताजी एक लड़की से प्यार करते थे और उन दोनों की शादी भी होने वाली थी। शादी वाले दिन ही तुम्हारे पिता को पता चला जिस लड़की से वह प्यार करते हैं असल में वह चुड़ैल है जिसने सुंदर लड़की का मुखौटा पहन रखा है। तभी तुम्हारे पिताजी उस चुड़ैल को मंडप में छोड़कर भाग गए और उन्होंने मुझसे शादी कर ली। और जब इस बात की खबर चुड़ैल को लगी तो उसने तुम्हारे पिताजी को श्राप दिया कि तुम्हारे यहाँ पर जो भी संतान होगी वह साधारण नहीं होगी। उस चुड़ैल के श्राप की वजह से ही तुम तीनों किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकती बेटा। पिताजी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वह चुड़ैल से प्यार करते थे तो उसे शादी भी कर लेते। उनकी वजह से हमें ये श्राप तो मिला नहीं होता। हम तीनों बहनों को कितनी परेशानी होती है हम ही जानते हैं। ऐसा कहकर तीनों बहनें कॉलेज चली जाती हैं। तभी तीनों बहनों को कॉलेज की सीनियर लड़कियां देख लेती हैं और वह उनके पास जाती हैं और उनसे कहती हैं, आज तुम तीनों बहनों का इस कॉलेज में पहला दिन है और हम इस कॉलेज की सीनियर लड़कियां हैं, इसलिए तुम्हारी रैगिंग होनी तो जरूर है। और ये क्या तुमने बकवास से दस्ताने पहन रखे हैं? चलो जल्दी से सबसे पहले इन दस्तानों को उतारो, उसके बाद हम तुमसे बात करते हैं। सॉरी दीदी, हम यह दस्ताने नहीं उतार सकते, आप हमसे ऐसे ही बात कर लीजिए। सॉरी। काजल, आज तक मैंने तुम्हारी इतनी इंसल्ट होते नहीं देखी। ये आज ही इस कॉलेज में आई है और आज ही तुम्हारी बात नहीं मान रही। काजल, तुम्हें इन्हें सबक सिखाना चाहिए, वरना आज इनकी इतनी हिम्मत हो रही है, कल और हिम्मत हो जाएगी और उसके बाद इस कॉलेज में कोई भी तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। हाँ हाँ दिव्या, तुम बिल्कुल सही कह रही हो और तुम बेवकूफ लड़की हो। ये जो तुमने बेवकूफी की है ना मेरी बात ना मानकर, इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। पूनम, तुम इस पूरे कॉलेज के 20 चक्कर लगाओगी और संध्या तुम इस पूरे कॉलेज की सफाई करोगी। वर्षा, तुम जितने भी वॉशरूम और जितने भी टॉयलेट्स हैं उन्हें तुम साफ करोगी और यह काम 2 घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। अगर 2 घंटे के अंदर अंदर नहीं हुआ तो तुम्हें और बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। समझ आ रही है या फिर मैं तुम्हें अपने स्टाइल में समझाऊं? बेचारी तीनों बहनें अपने काम में लग जाती हैं। पूनम पूरे कॉलेज के 20 चक्कर लगाती है जिसकी वजह से वह थककर नीचे गिर जाती है और संध्या पूरे कॉलेज की सफाई करती है और वर्षा बेचारी सारे टॉयलेट सारे वॉशरूम साफ करती है। इतना सारा काम करने की वजह से तीनों बहनें बहुत ज्यादा थक जाती हैं और वह अपनी क्लास भी नहीं ले पाती और घर आ जाती हैं। अब रोज ऐसा ही होने लगा था। काजल तीनों बहनों से रोज दस्ताने उतारने के लिए कहती और तीनों बहनें मना कर देती और उसके बाद काजल उन तीनों बहनों को कड़ी से कड़ी सजा देती। एक दिन काजल दिव्या से कहती है, दिव्या, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जो हमें दिखाई नहीं दे रही। हम इन तीनों बहनों को बड़ी से बड़ी कठिन से कठिन सजा देते हैं लेकिन ये तीनों बहनें अपने दस्ताने उतारती नहीं है, सजा के लिए तैयार हो जाती हैं। हमें कुछ तो करना होगा जिससे हमें पता चले आखिर इन दस्तानों के पीछे राज क्या है। ऐसा कहकर दोनों एक प्लान बना लेती हैं और दिव्या 3 गिलास के अंदर नशीली दवाई डालकर तीनों बहनों के पास लेकर जाती है और उनसे कहती है, आज तुम्हें बहुत कठिन सजा मिली है। मैं काजल जितनी कठोर नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम तीनों के लिए जूस लेकर आई हूँ। तुम तीनों बहन आराम से पी लो, ठीक है? उसके बाद काम कर लेना। बेचारे तीनों बहनों को कहाँ पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही तीनों बहनें वह जूस पीती हैं तो तुरंत तीनों बेहोश हो जाती हैं और उन तीनों के बेहोश होते ही काजल और दिव्या उनके दस्ताने उतार देती हैं। और कुछ समय बाद जब उन्हें होश आता है तो वह देखती हैं कि उनके हाथ में तो दस्ताने ही नहीं है। तभी तीनों बहनें घबरा जाती हैं और संध्या रोते हुए दोनों बहनों से कहती है, दीदी, हमें अपने दस्ताने उतारने ना पड़े, हमारा राज किसी के सामने ना आए, इसलिए कॉलेज में आकर रोज हम काजल और दिव्या का इतना अत्याचार सहते हैं, इतना सारा काम करते हैं, हमारी पढ़ाई भी ठीक तरह से नहीं हो रही और उसके बाद भी हमारे पास हमारे दस्ताने नहीं है। लगता है ये राज अब सबके सामने आ जाएगा कि हम साधारण नहीं है, हमारे पास जादुई शक्तियाँ हैं और उसके बाद दीदी क्या होगा? हमें इस कॉलेज से निकाल दिया जाएगा जैसा हमेशा से होता आ रहा है।
संध्या, तुम रोना बंद करो। अब हम तीनों बहनों को यहाँ से बहुत सावधानी से घर जाना होगा। ध्यान रहे गलती से भी हमें कोई ना देख ले। ऐसा कहकर तीनों बहनें जाने लगती हैं, लेकिन इन तीनों बहनों की बातें काजल और दिव्या सुन लेती हैं और जैसे ही छुपकर तीनों बहनें घर जा रही थीं, तभी काजल और दिव्या पीछे से तीनों बहनों को धक्का दे देती हैं और वह नीचे गिर जाती हैं। और वही होता है जो होना नहीं था। पूनम की वजह से जमीन बर्फ की बन जाती है और संध्या की वजह से कॉलेज में आग लग जाती है और वर्षा की वजह से धरती हिलने लग जाती है। और इस तरह पूरे कॉलेज को पता चल जाता है कि ये तीनों बहनें कोई साधारण बहनें नहीं हैं। अरे अरे, ये तो हमारे कॉलेज में 3 चुड़ैल बहनें हैं। इन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकालो, वरना ये हमें मारकर खा जाएंगी। इस तरह पूरे कॉलेज में हड़कंप मच जाता है और प्रिंसिपल तीनों बहनों को अपने कॉलेज से निकाल देती हैं। तीनों बहनें रोते हुए घर वापस आ जाती हैं और अपनी माँ को सब बताती हैं। तभी कलावती कहती है, बेटा, यह तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। अब तक हमने 5 गांव छोड़ दिए हैं। जहाँ भी तुम लोगों के बारे में पता चलता है वह हमें धक्के मारकर निकाल देते हैं। कॉलेज से तो तुम्हें निकाल दिया गया है, अब ये गांव वाले भी हमें निकाल देंगे। अब तो कुछ करना ही होगा। ऐसा कब तक चलता रहेगा? मुझे पता चला है काली पहाड़ी के पास एक जादूगरनी रहती है, हमें उसके पास जाना चाहिए। हो सकता है कि वह कोई समाधान ही बता दे। इस तरह कलावती अपनी तीनों बेटियों को जादूगरनी के पास ले जाती है और वहां जाकर जादूगरनी को सब बताती है। तभी वह जादूगरनी कलावती से कहती है, हाँ, इसका समाधान है। मैंने अभी अपने जादुई गोले में देखा है। इन तीनों बहनों को जो श्राप मिला है उससे इन्हें मुक्ति मिल सकती है, लेकिन उससे पहले तेरी इन तीनों बेटियों को ऐसे लड़कों से शादी करनी होगी जिनसे कोई भी लड़की शादी करना कभी पसंद नहीं करेगी। उनसे तेरी बेटियों को शादी करनी होगी और उन्हें सच्चे दिल से अपना पति भी मानना होगा और उनकी सेवा भी करनी होगी, तभी इन्हें श्राप से मुक्ति मिल सकती है। जादूगरनी की बात मानकर कलावती अपनी तीनों बेटियों को जादूगरनी के पास से घर लेकर आ जाती है और ऐसे 3 लड़कों को ढूंढने निकल जाती है जिन्हें देखकर कोई भी लड़की शादी करना नहीं चाहेगी। कलावती ऐसे ही लड़कों की तलाश कर रही थी। तभी कलावती देखती है एक बूढ़ी औरत एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। तभी कलावती उसके पास जाती है और उस बूढ़ी औरत से पूछती है कि वह क्यों रो रही है। तभी वह बूढ़ी औरत कलावती से कहती है, मेरी उम्र हो चुकी है, मेरा कुछ पता नहीं मैं कब इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊं। मरने से पहले अपने तीनों बेटों की शादी देखना चाहती हूँ, लेकिन मेरे बेटों की शादी होती नहीं है क्योंकि एक अंधा है, एक गूंगा है और एक लंगड़ा है। अब तुम ही बताओ, ऐसे लड़कों से वो लड़की शादी कर सकती है? मैं अपने तीनों बेटियों की शादी आपके तीनों बेटों से कराना चाहती हूँ, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो। कलावती की यह बात सुनकर वह बूढ़ी औरत बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह अपने बेटों की शादी तुरंत कलावती की बेटियों से कराने के लिए तैयार हो जाती है। और कुछ ही दिनों में बहुत धूमधाम से पूनम, संध्या और वर्षा की शादी उस बूढ़ी औरत के तीनों बेटों से हो जाती है। तीनों बहनें अपने अपने पति की बहुत सेवा करती हैं, उन्हें सच्चे दिल से अपना पति मानती हैं, उनका बहुत ख्याल रखती हैं। लेकिन एक दिन तीनों बहनें बातें कर रही थीं। काश हमारे पति भी ठीक हो जाएं, मेरा पति बोलने लग जाए, तुम्हारा पति चलने लग जाए और वर्षा तुम्हारा पति देखने लग जाए तो कितना अच्छा होगा। हमने सच्चे दिल से अपने अपने पति को अपना मान लिया है और अगर ये ठीक हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। पूनम बस इतना कहती ही है, तभी वह देखती है कि तीनों के पति बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। यह देखकर तीनों बहनें बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। तभी तीनों बहनें समझ जाती हैं कि उन्हें श्राप से मुक्ति मिल चुकी है और उनका वह श्राप वरदान में बदल गया है। तीनों बहनें यह बात खुशी खुशी अपनी सास को बताती हैं। तभी वह खुश होकर अपनी तीनों बहुओं से कहती है, अरे वाह, मेरी तो एक नहीं, 2 नहीं, 3 बहुएं जादुई हैं, जिनकी जादुई शक्ति से मेरे बेटे बिल्कुल ठीक हो गए और अब तो धन दौलत की भी कोई कमी नहीं रहेगी। मेरे घर में साक्षात लक्ष्मी आई है। मैं तो धन्य ही हो गई ऐसी जादुई 3 बहुएं पाकर। इस तरह
तीनों बहनें जादुई बहुएं बनकर अपने ससुराल में एक हंसी खुशी जीवन बिताती हैं। अब उन्हें दस्ताने भी पहनने नहीं पड़ते।